जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है मित्रों, किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? सही आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, जो 61वां संशोधन अधिनियम। जो 61वां संशोधन अधिनियम होता, इस अधिनियम के तहत वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आपने याद रखना है। 61वां संशोधन अधिनियम जो आया था 1989 में, आपने याद रखना है। कब हुआ था यह संशोधन? 1989 में, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। आपने याद रखना है। प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं मित्रों, वह अमित शाह हैं। अमित शाह गृह मंत्रालय के मंत्री हैं। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के तहत प्रदान की जाती है। आपने याद रखना है, कुछ शर्तें होती हैं जिस नागरिकता प्राप्त करने के लिए, उन शर्तों को पूरा करने के बाद आपको नागरिकता दी जाती है। आगे बात करेंगे, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। जो निजता का अधिकार है वह किसके अधीन आता है? सही आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार आता है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद विविधि के समक्ष सामान्यता का अधिकार दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद विविधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है? सही आंसर इसका अनुच्छेद जो दे रखा है 14, यानी आर्टिकल 14, ऑप्शन नंबर जो बी वाला है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत विविधि में समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। आपने याद रखना है। अगर बात करें अस्पृश्यता की, यानी छुआछूत का जो अधिकार है वह किस में दे रखा है? वह आर्टिकल 17 में दे रखा है। आर्टिकल 17 में छुआछूत यानी अस्पृश्यता का दे रखा है अंत। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों एग्जाम के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को मित्रों में शेयर नहीं किया तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जो है उल्लेखित है? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी है 11। मौलिक कर्तव्य कितने उल्लेखित है मित्रों? इसमें 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। आपने याद रखना है। नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए। मूल रूप से कितने थे? 10, लेकिन इनकी संख्या 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11 कर दी गई है। यानी संविधान का जो 86वां संशोधन हुआ था इसके बाद 11 कर दी गई। पहले कितनी थी? 10। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? सही आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है 3rd। भाग थर्ड में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करेंगे, संविधान के भाग 3 में यानी आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें चर्चा की गई है। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपने याद रखना है।
आगे बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। सही आंसर है मित्रों, यह एक वैधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? वैधिक अधिकार है, अपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 31 की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के ए में कर दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको कैसा अधिकार बना दिया गया? जो संपत्ति का अधिकार था मित्रों, इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कौन सा मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है मित्रों, ये मूल अधिकार नहीं है। अब ये कैसा अधिकार हो गया? अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। कैसा मित्रों? कानूनी अधिकार बना दिया गया है, अपनी याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों, यहाँ पर देखते हैं जो अधिकार दिए गए हैं किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। पहला पॉइंट है सामान्यता का अधिकार। जो सामान्यता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है, आपने याद रखना है। सामान्यता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, इसको सामान्यता का अधिकार कहते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, अनुच्छेद 19 से और 22 के बीच में जो भी आर्टिकल है उनको सामान्यता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। अब बात करते हैं मित्रों शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के जो खिलाफ अधिकार है वे अनुच्छेद 23 से 24 में आते हैं, अपने याद रखना है। आगे आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है मित्रों, ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है, यानी 25, 26, 27 और फिर 28 में आता है। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में आता है। 29 और 30 में शैक्षणिक अधिकार आता है, अपने याद रखना है। फिर आता है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में आता है। 32 से 35 में संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है, आपने याद रखना है। आपके एग्जाम के लिए ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसको जो दे रखा है मतलब मैटर, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आपको समझने में आसानी रहेगी मित्रों। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, जो शिक्षा का अधिकार था यह मौलिक अधिकार कब बना है। मौलिक अधिकार इसको कब बनाया गया? सही आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर वी, 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का जो अधिकार था इसको मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया, आपने याद रखना है। शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का जो 21 का है मित्रों, इसके अंतर्गत कर दिया गया है। 21 के काम में जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसके द्वारा राज्य को यह कर्तव्य दिया गया है वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, 32। जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। आर्टिकल किस में दिया गया मित्रों? आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है, अपने याद रखना है। आगे बात करेंगे भारत का प्रत्येक नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आपने याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे पूछ सकता है डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो राइट आंसर है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, एक बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है मित्रों वह 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, आपने याद रखना है। लोकसभा का कार्यकाल अब तक केवल एक बार 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है मित्रों वह कितने वर्ष के लिए होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए। सही आंसर क्या है मित्रों? 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का कार्यकाल होता है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, स्थापना 22 नवंबर 1951 में हुई थी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे मित्रों? केसी नियोगी। आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया था। आपने याद रखना है मित्रों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1950 में योजना आयोग की शुरुआत हुई थी, 1950 में, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, योजना आयोग 15 मार्च 1950, 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया। 13 अगस्त 2014 को क्या खत्म कर दिया गया? शुरुआत हुई थी योजना आयोग की 15 मार्च 1950 को और 13 मार्च 2014 को इसको खत्म कर दिया गया। इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 से की गई, आपने याद रखना है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं मित्रों? खुद प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आगे बात करेंगे, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं मित्रों यह राज्यसभा के सभापति होते हैं, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे बात करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष के मत को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं मित्रों इनके मत यानी इनके वोट को क्या कहा जाता है? सही आंसर है निर्णायक मत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्णायक मत इसको कहा जाता है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, जब किसी भी मामले में मतों की संख्या बराबर होती है तो लोक मत का प्रयोग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब किसी मामले में मतों की संख्या कैसी होती है? बराबर, तो लोक मत का प्रयोग किया जाता है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। मिनिमम होता है मित्रों 6 महीने, मिनिमम को होता है 6 माह तक होता है, इससे अधिक तक नहीं बढ़ाया जा सकता। आगे बात करेंगे, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? सही आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी होते हैं, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, जिनको अटॉर्नी जनरल यानी इनको अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में सलाहकार का प्रमुख वकील होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल यानी अनुच्छेद 76 में दी गई है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनकी नियुक्ति की चर्चा किसमें दे रखी होती है? आर्टिकल 76 यानी 76 में।
आगे बात करेंगे मित्रों, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। मीरा कुमार पहली महिला है जो लोकसभा के अध्यक्ष में निर्वाचित हुई थी, आपने याद रखना है। इनका कार्यकाल था 4 जून 2009 से जून 2014 तक इनका कार्यकाल चला था। आगे बात करेंगे, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है। संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है। सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी, किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु ये बैठक बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक में राज्यसभा, एक तो लोकसभा और दूसरी होती है मित्रों राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है 545 और राज्यसभा में 245 सदस्यों की संख्या होती है, अपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है तथा लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है मित्रों? संयुक्त अधिवेशन जो है मित्रों वह राष्ट्रपति बुलाता है। कौन मित्रों? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है मित्रों वह करता है इसकी अध्यक्षता, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन से राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुने गए थे? सही आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर वी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे बात करेंगे, इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा, 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 कहां से होते हैं? राज्यसभा से। लोक लेखा समिति भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। लोक लेखा समिति क्या है मित्रों? ये भारत में कुल कितने खर्चे होने हैं, कहाँ रोड बननी है, कहाँ विश्वविद्यालय, कहाँ क्या बनना है, यानी भारत सरकार के जो खर्चे होते हैं उनको निर्धारित करती है लोक लेखा समिति। आगे बात करेंगे, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 भाषाओं का जो उल्लेख है मित्रों वह किस अनुसूची में मिलता है? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर वी, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों अगले प्रश्न की, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 69वें संविधान संशोधन द्वारा। जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। आगे बात करेंगे, 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था तथा दिल्ली संघ क्षेत्र के लिए विधानसभा और विधान परिषद का उपबंध किया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी, प्रति 2 वर्ष बाद। प्रति 2 वर्ष बाद राज्यसभा के सदस्यों का निवृत्ति हो जाती है। निवृत्ति मतलब इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और 2 साल बाद इनका कार्यकाल होता है। अगले 2 साल के बाद कितने मतों से? 1/3 मतों से इनका
चुनाव होता है, आपने याद रखना है। मित्रों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।